हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइट। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स के लिए मैं प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आज से हमारा प्रैक्टिस सेशन शुरू हो रहा है। फर्स्ट हम इंग्लिश की क्लासेस करेंगे एंड इंग्लिश में आज हम एरर डिटेक्शन का क्वेश्चंस करेंगे। टेक्स्ट बुक का 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक से मैंने ये क्वेश्चंस लिया है। टेक्स्ट बुक का ये स्मार्ट बुक एकदम न्यूली लॉन्च हुआ है एंड इसमें जो भी क्वेश्चंस है वो एकदम लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये ऐसा एक बुक है जो मोस्टली एस्पिरेंट्स के पास नहीं होगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई ऐसा बुक से क्यों ना प्रैक्टिस करे जो आप लोगों के पास है नहीं। देन आपके पास एक नया बुक से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि जो कॉमन बुक है उससे तो आप प्रैक्टिस करते ही हो, वो क्वेश्चंस भी आपका जान पहचान का हो गया, उससे तो आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो। बट ऐसा एक बुक जो आपके पास है नहीं, बट अगर उससे मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देती हूँ एंड वो जो लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो उससे बेनिफिट होगा। एंड जैसे कि मैंने इस बुक से क्वेश्चन लिया है तो इसलिए मैंने ऊपर उनको क्रेडिट दे दिया है, नहीं तो कॉपीराइट इशू आ सकता है। एंड इस बुक में कुछ अच्छा फीचर्स है जो खुद को एनालिसिस करने में भी मदद करता है, इसलिए मैंने वो फीचर्स भी इंक्लूड किया है हमारे क्वेश्चन के अंदर। तो आज हम एरर डिटेक्शन प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट एक के बाद एक हम लोग चैप्टर्स करेंगे। तो चलिए आज का हमारा जो सेशन है एरर डिटेक्शन का वो स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आएगा वो क्वेश्चंस आते ही आप पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना एंड उसके बाद वीडियो प्ले करके उसका जो आंसर है एंड एक्सप्लेनेशन देख लेना। मैं यहाँ पे अलग से टाइमर नहीं लगा रही हूँ टू रिड्यूस टाइम लॉस, तो आप लोग खुद से वो पॉज करके जरूर ट्राई करना। एंड जैसे कि हम लोग करते हैं, अगर आपने कोई भी मेरा पहला वाला लेसन देखा है, पहले वाला जो भी मैं क्लासेस कराती थी, वहाँ पे जैसे हम लोग करते थे कि एक ही क्वेश्चंस का सिर्फ आंसर नहीं जानना है, हमें उसका पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझना है। सिर्फ यहाँ पे हमें एरर डिटेक्शन नहीं करना है, एरर डिटेक्ट करने के बाद उसका करेक्ट क्या होना चाहिए वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, यू कैन नॉट लीड अ हेल्दी लाइफ ऑल्दो यू स्टॉप स्मोकिंग। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है? यहाँ पे जो TTA है दैट इज टाइम टू आंसर है 25 सेकेंड्स। मतलब एवरेज एक एस्पिरेंट का 25 सेकेंड लगता है ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। बट ऐसा टाइप का क्वेश्चंस आप पढ़ते ही समझ जाओगे कि यहाँ पे एरर कहाँ पे है, क्योंकि आप जब भी पढ़ोगे एक सेंटेंस उसमें आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे एरर कहाँ पे है। हो सकता है कि आप एरर डिटेक्ट कर पाए बट उसके साथ साथ वो करेक्ट नहीं कर पाए, मतलब वो एरर एलिमिनेट करने के बाद वहाँ पे क्या बैठेगा ये हो सकता है कि आपसे ना हो, बट आप जल्दी ही एरर डिटेक्ट कर सकते हैं अगर आपका थोड़ा बहुत अच्छा तैयारी है। तो क्या है कि हमें कुछ भी क्वेश्चंस मिले, हमारा फर्स्ट काम क्या होता है कि जो सेंटेंस गिवन है उसको अच्छे से पढ़ना। यू कैन नॉट लीड अ हेल्दी लाइफ ऑल्दो यू स्टॉप स्मोकिंग। तो ये सेंटेंस पढ़ के जो हमें समझ में आ रहा है कि ये एक कंजंक्शन है जो दोनों क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये स्टॉप स्मोकिंग के साथ ये लीड अ हेल्दी लाइफ का कुछ कनेक्शन है। तो ये जो कनेक्टर है दैट इज जो कंजंक्शन है, ऑल्दो ये यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर हम ऐसे ही इसका मीनिंग समझे तो क्या बता रहा है कि तुम एक हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते जब तक तुम स्मोकिंग नहीं छोड़ोगे। तो मीनिंग समझते ही हमारा आंसर अपने आप आ गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए? जब तक तुम स्मोकिंग नहीं छोड़ोगे, दैट मीन्स until you stop smoking. You cannot lead a healthy life until you stop smoking. That means हमारा जो एरर है वो बी में है। ओके, तो ये देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 84% एस्पिरेंट ने करेक्ट किया है एंड 4% एस्पिरेंट ने स्किप किया है। तो ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स ये जो क्वेश्चन है वो करेक्ट किया है एंड ये करेक्ट करने लायक ही क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सो द आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In Canada, my sister-in-law with her husband were present at the party. Okay? इसका टाइम टू आंसर है 20 सेकेंड्स। अब इसमें मुझे और एक पॉइंट भी ऐड करना है। आई थिंक इन दैट मीन टाइम आप ऑलरेडी समझ गए कि यहाँ पे एरर कहाँ पे है। एंड इसके साथ साथ मैं और एक बात बताना चाहूंगी, ये जो सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आता है। ये जो सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ जो भी है, इसका जो प्लूरल है वो प्लूरल क्या होता है? उसका प्लूरल होता है सिस्टर्स इन लॉ। अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जरूर एक पेन कॉपी लेके बैठिए एंड ऐसे जो भी मैं बोलती जाऊंगी ये नोट करते जाना। ठीक है, तो ऐसे जो भी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ जो भी है, इसका जो प्लूरल होता है वो इसके साथ यहाँ पे एज ऐड होता है, ना कि यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एज ऐड होता है। ये एक कॉमन क्वेश्चन है जिसमें बार बार पूछता है। ओके, तो ये मैंने बता दिया। अब जो हमारा जो क्वेश्चन है कि इन कनाडा माई सिस्टर इन लॉ विद हर हस्बैंड वर प्रेजेंट एट द पार्टी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए
माई सिस्टर इन लॉ ये एक सब्जेक्ट है एंड हर हस्बैंड ये एक सब्जेक्ट है। अब ये दोनों ये विथ से कनेक्ट हुआ है, ये विथ से जुड़ा हुआ है, माई सिस्टर इन लॉ विथ हर हस्बैंड। अब ये जो ये वर्ब है, ये जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे तो दो सब्जेक्ट है ना, दो सब्जेक्ट है, तो ये जो वर्ब है ये बेचारा किसके साथ बैठेगा, ये बेचारा फर्स्ट वन सब्जेक्ट के साथ बैठेगा। क्यों बैठेगा, क्योंकि ये विथ से जुड़ा हुआ है। ऐसे कुछ वर्ड्स है जैसे कि एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, with, together with, along with, rather than। अगर ये सब वर्ड से दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ होता है, अगर टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय दीज वर्ड्स, देन द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वन। ओके, अगर ये सब टाइप का वर्ड से आपका सेंटेंस में दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो आपका जो वर्ब बैठेगा सेंटेंस में वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन लिमिटेड है। जैसे कि ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स बहुत है, ये वर्ड्स याद रखने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, बट अगर आप रिपीटेडली प्रैक्टिस करोगे एंड ये नोट डाउन कर लोगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एसएससी में। ठीक है, 4 ऐसे वर्ड्स है जैसे कि नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो एंड नन बट। अगर ये सब वर्ड से दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ होता है तो उसका जो वर्ब है वो वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बैठेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन सब केस में क्या हो रहा है, ये सब केस में फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब बैठेगा। एंड नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो एंड नन बट, ये सब वर्ड्स अगर दो सब्जेक्ट्स ज्वाइंट होते हैं तो वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट, ओके, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगा। ठीक है, 82% एस्पिरेंट्स ने ये करेक्ट किया है एंड 1% इसको स्किप किया है। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या होगा, माई सिस्टर इन लॉ विद हर हस्बैंड वाज, ओके, वाज प्रेजेंट एट द पार्टी। सो दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स बी में एरर है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आई वाज सॉरी टू बी हियरिंग ऑफ हिज मिसफॉर्चून। 23 सेकेंड्स एवरेज एस्पिरेंट को टाइम लगता है, बट आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम में आप ऐसे क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं। देखिए क्या है कि कुछ ऐसे वर्ब्स है जिसको हम बोलते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, जैसे कि हो गया आपका लव, लाइक, वांट, हियर, ओन। ऐसे कुछ वर्ब्स है जिसके साथ हम आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते हैं, आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते हैं। तो ये सब वर्ब्स के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि आई वाज सॉरी टू हियर ऑफ हिज मिसफॉर्चून। ओके, आई वाज सॉरी टू हियर ऑफ हिज मिसफॉर्चून, दैट मीन्स फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे ऐसा कुछ कंपनीज है जैसे कि मैकडोनल्ड्स में जो टैगलाइन है ना, आई एम लविंग इट, ऐसे टैगलाइन है। और वूट एक ऐप है, उसका एक टैगलाइन था कि वांटिंग। तो इसमें आप बोल सकते हो कि इसमें तो आईएनजी यूज हो रहा है, तो ये कोई सेंटेंस में ऐसे यूज नहीं हो रहा है, ये जस्ट टैगलाइन है। इसमें ऐसे ग्रामर का रूल ऐसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम ऐसे आईएनजी वहां पे वो यूज करे हैं। बट एक्चुअल में ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे वर्ब्स है, वर्ब ऑफ परसेप्शन है, जिसमें हम आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ऑल दिस बॉयज हैव कम टू कॉलेज विदाउट फ्यू नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ये सब टाइप का क्वेश्चंस ना आप पढ़ते ही समझ जाओगे, मतलब जितना टाइम आपको ये सेंटेंस पढ़ने में लगेगा बस उतना टाइम आपको आंसर करने में लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। अब पढ़ते ही समझ जाओगे कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ है। देखिए, हम अगर यहाँ से स्टार्ट करते कि ऑल दिस बॉयज हैव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्ब के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैच हो रहा है। कम टू कॉलेज विदाउट फ्यू नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अब विदाउट फ्यू नॉलेज, इसमें कुछ प्रॉब्लम है ना,
विदाउट फ्यू नॉलेज। फ्यू क्या है? फ्यू हम यूज करते हैं फॉर काउंटेबल नाउन्स। ओके, काउंटेबल नाउन्स। जैसे कि अगर मैं बोलती फ्यू बॉयज, फ्यू गर्ल्स और फ्यू मेन, ठीक है, जो हम काउंट कर सकते हैं उसमें हम फ्यू यूज करते हैं। जो हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि नॉलेज, नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें हम कैसे फ्यू यूज कर सकते हैं? तो इसलिए फ्यू जो है यहाँ पे वो इनएप्रोप्रिएट है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं? लिटिल यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना लिटिल वाटर। ओके, तो ये हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, बट दैट मीन्स ये नहीं कि यहाँ पे लिटिल यूज होगा। यहाँ पे जैसे कि ये विदाउट है, इसलिए यहाँ पे होगा विदाउट एनी नॉलेज, मतलब कोई भी नॉलेज नहीं है इंग्लिश का। ठीक है, ऑल दिस बॉयज हैव कम टू कॉलेज विदाउट एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पे जो आंसर है वो होगा डी, विदाउट फ्यू नॉलेज नहीं होगा, यहाँ पे एनी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, आई डू नॉट लाइक वेजिटेबल्स और डू आई लाइक फ्रूट्स। मतलब बोल रहे हैं कि मैं वेजिटेबल लाइक नहीं करती हूँ, मैं फ्रूट्स लाइक करती हूँ। तो क्या यहाँ पे और होगा? क्योंकि ये कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि ये मैं लाइक नहीं करती हूँ एंड ये मैं लाइक करती हूँ। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सिंपल है, ये बट होना चाहिए। आई डू नॉट लाइक वेजिटेबल्स बट डू आई लाइक फ्रूट्स नहीं, बट आई डू लाइक फ्रूट्स। ओके, ऐसे हम डू कब यूज करते हैं? कोई भी ऐसे वर्ब के सामने अलग से ऐसे डू कब यूज करते हैं? टू एम्फसाइज, मतलब मेरा जो पसंद है फ्रूट के लिए वो मैं ज्यादा से ज्यादा एम्फसाइज करके बोल रही हूँ कि आई डू लाइक फ्रूट्स। इसका जो पॉजिटिवनेस है इसको हम ज्यादा से ज्यादा एम्फसिस करके बोल रहे हैं, इसलिए आई डू लाइक फ्रूट्स एंड डू वर्ब ऑलवेज टेक्स प्लेस बिफोर मेन वर्ब। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, और नहीं होगा बट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैव द राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये बुक का जो प्रॉपर्टी है, जो कि यहाँ पे गिवन है कि टाइम टू आंसर 17 सेकेंड्स एंड कितने एस्पिरेंट्स ने करेक्ट किया है, कितने एस्पिरेंट ने स्किप किया है, ये आपको अच्छे से इफेक्टिवली यूज करना है। मतलब आप कुछ भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आप हमेशा ट्राई करना, विदाउट ट्राइंग डोंट स्किप इट। ओके, एंड ऑब्वियसली जो यहाँ पे टाइम टू आंसर के लिए जो सेकंड्स दिया है, आप उसका अंदर अंदर ही आंसर करने की कोशिश करना। आप वीडियो ऐसे भी पॉज करके आंसर करोगे, ऑलवेज ट्राई कि इससे कम टाइम के अंदर अंदर ही आप इसका एरर ढूंढ पाओ। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ये जो बॉय एंड गर्ल है ये तो सिंगुलर है, तो उसके साथ ये जो वर्ब है वो प्लूरल कैसे होगा? वो प्लूरल नहीं होना चाहिए, वहां पे हैज होना चाहिए, है ना। तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैज द राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे जो एरर है वो फर्स्ट वर्ड में है, ए इज द करेक्ट आंसर। जब भी हम ऐसे एवरी बॉय और एवरी गर्ल और ऐसे हम यूज करते कि एवरी वन, एवरीबडी और एवरीथिंग, ये सब हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होता है, क्योंकि ये जो रेफर कर रहे हैं ये एक एंटायर ग्रुप को रेफर कर रहा है, एंटायर ग्रुप को रेफर कर रहा है एज अ होल, बट एट द सेम टाइम ईच इंडिविजुअल को भी रेफर कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं। Okay, next question. Contemporary and historic views regarding diagnosis, prognosis and treatment of medical conditions have been documented for thousands of years. इसमें तो आपको एकदम पढ़ने में जितना टाइम लगे, देखिए यहाँ पे have been, तो यहाँ पे क्या होगा? डॉक्यूमेंट होगा? नहीं होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड होगा, है ना, डॉक्यूमेंटेड होगा। सो दैट्स वाई डी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, every employee of the company were given a 2-bedroom flat as a दिवाली बोनस। जो कि मैंने जस्ट एक क्वेश्चन पहले ही मैंने इसका आंसर दिया कि अगर ऐसे कुछ रहता है, every employee और everyone और everybody और everything everywhere, अगर ऐसे टाइप का कुछ रहता है उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। यहाँ पे भी वो सेम ही होगा, यहाँ पे were नहीं होगा, यहाँ पे was होगा, है ना। every employee of the company was given a 2-bedroom flat as a दिवाली बोनस। तो यहाँ पे फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी जल्दी करना है क्योंकि कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, ही वॉज रनिंग वेरी फर्स्टली टू कैच द ट्रेन बट ही कुडंट। तो ही वॉज रनिंग वेरी फर्स्टली, पहले तो ये फास्टली, ये कोई रियल वर्ड ही नहीं है, इट्स नॉट अ रियल वर्ड। ओके, फास्टली करके कुछ होता नहीं है, यहाँ पे होगा ही वॉज रनिंग वेरी फर्स्ट, ही वॉज रनिंग वेरी फर्स्ट
टू कैच द ट्रेन बट ही कुडंट। ओके, तो हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा। एंड देखिए यहाँ पे जो करेक्ट किया है वो कम लोगों ने, विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस क्वेश्चन ये कम लोगों ने करेक्ट किया है, 73% करेक्ट किया है एंड 5% स्किप भी किया है, क्योंकि फास्टली ये जो वर्ड है ये समटाइम्स हम गलत तरीके से यूज करते हैं, हमें पता नहीं होता है कि एक्चुअली में ये कोई वर्ड ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट करने का जो परसेंटेज है वो भी कम हो गया है। ओके, तो याद रखना कि फास्टली क्या है कि कुछ ऐसा वर्ड नहीं होता है, यहाँ पे होगा फर्स्ट जो कि एक एडजेक्टिव है, तो सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, A herd of cattle were grazing in our field in the morning। तो यहाँ पे जो गड़बड़ी है वो एक्चुअली दो गड़बड़ी है, एक नहीं है। ठीक है, पहले तो ये है कि a herd of cattle were, ये दोनों ही वर्ड में प्रॉब्लम है। क्या? एक तो a herd of cattle होता है, ना कि cattles। ये कैटल इटसेल्फ प्लूरल है, सो इसके साथ अलग से एज ऐड करके कैटल्स बनाने की, प्लूरल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये इटसेल्फ एक कलेक्टिव नाउन है एंड कलेक्टिव नाउन के साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज होता है, तो इसलिए अ हर्ड ऑफ कैटल इसके साथ वेयर नहीं होगा, वॉज होगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ और कलेक्टिव नाउन जैसे कि अ हर्ड ऑफ कैटल के साथ ऐसे हम बोलते हैं कि अ हॉल ऑफ फिश, और ऐसे बोलते हैं कि अ हिप ऑफ रबिश। ये सभी जो कलेक्टिव नाउन्स है इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है, इसलिए हम यहाँ पे अ हर्ड ऑफ कैटल वाज ग्रेजिंग इन अवर फील्ड इन द मॉर्निंग। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने नंबर ऑफ लोगों ने ये करेक्टली अटेम्प्ट किया है, जो कि अच्छा खासा ही कम है एंड अच्छा खासा लोगों ने ये स्किप भी किया है। ठीक है, तो दोनों एरर रहने से प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक में ही है, मतलब इसका जो आंसर है सेकंड वन। नेक्स्ट, द बॉय हुम केम हेयर इज द स्टेट टॉपर ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो ये तो मतलब एक सेकंड भी नहीं लगेगा आपको, क्योंकि द बॉय हुम, नो, नेवर, ये एम नहीं होगा। ठीक है, द बॉय हु केम हेयर इज द स्टेट टॉपर ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशंस, दैट मीन फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एक्चुअली 15 सेकेंड नहीं, टाइम टू आंसर, ये एक्चुअली ये होगा 1 सेकेंड। ओके, एक्चुअली आपको 1 सेकेंड लगना चाहिए क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। द बॉय हु केम हेयर इज द स्टेट टॉपर ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट, Alex seemed to be more comfortable around Lily than him was around his other friends। क्या बोल रहा है कि अलेक्स अदर फ्रेंड के साथ जितना कंफर्टेबल रहता है उससे ज्यादा कंफर्टेबल वो लिली के साथ रहता है। तो यहाँ पे एलेक्स seemed to be more comfortable around Lily than him। No, ये this pronoun is itself a subject, that's why ये him नहीं होगा, ये होगा he। He was around his other friends। Alex seemed to be more comfortable around Lily than he was around his other friends. That means the answer is second one. Okay, next, Queen Elizabeth got married to Philip, former prince of Greece and Denmark। तो Queen Elizabeth got marrying, no, she got married। Queen Elizabeth got married to Philip, former prince of Greek and Denmark। First one is the correct option। Okay, next, this furnitures has been taken on hire for the function in the college। तो कुछ ऐसा नाउन है जैसे कि फर्नीचर और लगेज, बैगेज, सीनरी, ट्रैफिक, रिसर्च, मनी, ऐसे बहुत सारा वर्ड्स है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है एंड इसके साथ हम इसको प्लूरल करने के लिए एस नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि दिस फर्नीचर्स, एस यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। दैट्स वाई दिस फर्नीचर हैज बीन टेकन ऑन हायर फॉर द फंक्शन इन द कॉलेज। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना और नोट कर लेना। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस फर्नीचर हैज यहाँ पे यूज किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टॉलेस्ट मैन दैट आई हैव एवर सीन वर्क्स इन आवर कोल माइन। ये भी आपको कितना टाइम लगना चाहिए, ये
2 सेकेंड्स लगना चाहिए, क्योंकि एकदम शुरुआती में, मतलब आपको पूरा सेंटेंस भी नहीं पढ़ना है, उससे आगे ही आप आंसर कर सकते हो। आ टॉलेस्ट मैन, क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि टॉलेस्ट क्या है? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉलेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, है ना। तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा हम क्या यूज करते हैं? दा यूज करते हैं, दा यूज करते हैं। दैट्स वाई ए यहाँ पे नहीं होगा, ये इनअप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पे होगा द टॉलेस्ट मैन दैट आई एवर सीन वर्क्स इन आवर कोल माइन। तो जो आंसर है वो है बी, आ टॉलेस्ट मैन। नेक्स्ट, नो सूनर हैड द क्रिकेट मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगैन टू रेन। ये तो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब इससे एक क्वेश्चन नहीं रहेगा तो क्या ही एसएससी का एग्जाम है। नो सूनर, इसके साथ यूज होता है देन, ठीक है। एंड रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, ये सब के साथ यूज होता है व्हेन, ओके। एंड ऐसे यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए? देन यूज होना चाहिए, ओके। दैट मीन्स एरर कहां पे है? सी में है। नो सूनर हैड द क्रिकेट मैच स्टार्टेड, वर्ब एकदम सही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ठीक है। तो नो सूनर हैड द क्रिकेट मैच स्टार्टेड देन इट बिगैन टू रेन, ओके। थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, हरीश इज नॉट डाउटफुल वेदर आई विल फिनिश हिज वर्क इन टाइम। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हरीश इज नॉट डाउटफुल, हरीश डाउटफुल नहीं है। आई विल फिनिश हिज वर्क इन टाइम, मैं उसका जो वर्क है वो टाइम के अंदर फिनिश कर दूंगी। तो यहाँ पे जो वेदर है ये अप्रोप्रिएट नहीं है, यहाँ पे होगा दैट। हरीश इज नॉट डाउटफुल दैट आई विल फिनिश हिज वर्क इन टाइम। हरीश डाउटफुल नहीं था कि मैं उसका वर्क टाइम के अंदर फिनिश कर दूंगी। यहाँ पे वेदर की तो कोई यूजेज नहीं है, ये जो कि नेगेटिव एक सेंस बन रहा है कि हरीश इज नॉट डाउटफुल, इट विल बी ऑलवेज फॉलोड बाय दैट, ओके। सो बी is the correct option. Next, 2 flyovers have been proposed in the new plan to decongest MG Road. तो ये भी बहुत ही easy question है। 2 flyovers have been proposed होना चाहिए, क्योंकि ये present perfect tense है, इसलिए यहाँ पे propose नहीं यूज होगा, simple present tense, okay? तो यहाँ पे होगा proposed, okay? That means last one is the correct option. देख सकते कि ये कितना ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, दैट्स वाई ये 91% एस्पिरेंट नहीं करेक्ट किया है, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिक्स है, मतलब कितने टाइम आपको लगना चाहिए एंड कितने परसेंटेज ऑफ एस्पिरेंट्स ने ये करेक्ट किया है, स्किप किया है, इससे आपको अपना जो प्रिपरेशन का स्टेज है वो समझ में आएगा कि हाँ मैं सही दिशा में जा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, इन दिस लॉकडाउन पीरियड एवरी वर्कर इन द फैक्ट्री हैज स्टार्टेड ब्रिंग हिज ओन लंच। कुछ ऐसे वर्ड्स है जैसे कि लव, स्टार्ट, फिनिश, हेट, एंजॉय, प्रेफर, कीप, ये कुछ वर्ड्स है जिसके बाद हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि ऐसे बोलते हैं ना, आई लव डूइंग दिस और आई प्रेफर गोइंग देयर। तो ये कुछ वर्ड्स है जिसके बाद हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो दैट्स व्हाई इन दिस लॉकडाउन पीरियड एवरी वर्कर इन द फैक्ट्री हैज स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिज ओन लंच। सो सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, 100 of people came to see the fair. तो यहाँ पे क्या होगा? 100 of people होगा? नहीं, ये होगा hundreds of people, है ना। hundreds of people came to see the fair. hundreds of rupee, hundreds of people, or I can say thousands of rupee. hundreds of people, or I can say thousands of rupees. Okay? बट अगर मैं ऐसे बोलती कि 5, तब हम बोलते 5,000 रुपीज। दैट टाइम वी विल नॉट यूज 5,000s, ओके, नो, विल नॉट यूज एस, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी एक डेफिनिट नंबर यूज कर रहे हैं, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, जो ऑलरेडी बता रहा है कि कितने थाउजेंड है, 5,000 है, ठीक है। बट इससे हमें पता नहीं चल रहा है कि कितने 100 है और कितने 1000 है। तो दैट्स वाई वी यूज है एस,
hundreds of people, thousands of people, thousands of rupees. But here we use definite numeral adjectives. That's why we will not use here s. Okay, 5,000 rupees. So here first one is the correct option. Hundreds of people होगा. Okay, next. David has 5,000 rupees only. जो मैंने अभी आपको explain किया कि 5,000 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैं 5 बोल रही हूँ कि कितना 5,000. सो दैट्स वाई 5,000 रुपीज ओनली होगा. ओके, सो सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, आई एंड यू मस्ट वर्क टुगेदर ऑन दिस प्रोजेक्ट. किसी भी सेंटेंस में ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का पोजिशन क्या होना चाहिए, मतलब किसके बाद कौन सी प्रोनाउन यूज करना चाहिए, कौन सी प्रोनाउन बैठेगा, उसको लेकर एक प्रोनाउन का रूल है. वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो रूल है 2, 3, 1 है. मतलब अगर कोई सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों ही पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो ये रूल के अकॉर्डिंग बैठेगा. मतलब पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन. अगर कोई सेंटेंस में सिर्फ सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है तो वो ऐसे बैठेगा. अगर कोई सेंटेंस में सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन है तो वो इस सीक्वेंस में बैठेगा. अगर कोई सेंटेंस में थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है तो वो इस सीक्वेंस में बैठेगा. तो यहाँ पे क्या है, आई एंड यू है, दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन है. ओके, तो तब कौन सा सीक्वेंस में बैठेगा, पहले यू होगा एंड उसके बाद आई होगा, है ना, क्योंकि 2, 1. ये जो रूल है 2, 3, 1 सिंपल सा रूल है. पोजिशन को लेकर, प्रोनाउन के पोजिशन को लेकर एक सिंपल सा रूल है 2, 3, 1. इसको एकदम क्लियरली आप याद रख सकते हो ऐसे 2, 3, 1 लिख के. तो यहाँ पे आई एंड यू है, वो नहीं होगा, वो यहाँ पे होगा यू एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर ऑन दिस प्रोजेक्ट. सो सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, ही along with his parents were going on a vacation to शिमला. एकदम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ये इस एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड था कि मैंने आपको बताया था. एकदम अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में मैं जाती हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं कि ऐसे मैंने बोला था कि अगर along with से 2 सब्जेक्ट कनेक्टेड है, यहाँ पे ही एक सब्जेक्ट है, हिज पेरेंट्स एक सब्जेक्ट है. एंड यहाँ पे कंफ्यूजन भी है क्योंकि वो वाला क्वेश्चन में दोनों ही सिंगुलर था, ये वाला क्वेश्चन में ये सिंगुलर है बट ये प्लूरल है. तो आपको ये जो वर्ड बैठेगा किसके अकॉर्डिंग बैठेगा उसको लेकर आपका कंफ्यूजन भी हो सकता था, क्योंकि वो क्वेश्चन में वो कंफ्यूजन नहीं होगा. वो क्वेश्चन में दोनों ही सिंगुलर थे, ये क्वेश्चन में एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है. तो जैसे कि हमारा रूल है कि अगर along with से ऐसे 2 सब्जेक्ट को ज्वाइन किया जाता है तो जो वर्ब है वो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बैठेगा. फर्स्ट सब्जेक्ट दैट मीन्स ही के अकॉर्डिंग बैठेगा, दैट मीन्स यहाँ पे वॉज होगा. तो हम एक बार वो क्वेश्चंस देखेंगे, देख लेते हैं एक बार वो क्वेश्चन. ये रहा वो क्वेश्चन, जैसे कि आपको मैंने बताया था. ये देखिए मैंने बताया था कि अगर along with है, ये सभी जो वर्ड्स है ये घुमा फिरा के यही वर्ड्स यूज करते हैं एसएससी. बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये. जो भी वर्ड्स है ये एकदम याद रखना है, लिख के रखो, रिवाइज करते रहोगे एंड प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको वैसे ही याद रह जाएगा. ठीक है, देखिए ये सेशन में और एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया. ठीक है, तो अगर along with के साथ है तो हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब बैठेगा. So that's why यहाँ पे होगा he along with his parents was going on a vacation to Shimla. That means second one is the correct option. Next, a large amount of money invested were wasted. अब when we use a large amount of or a large quantity of, we always use that with uncountable noun. Okay? तो मानी एक अनकाउंटेबल नाउन है, वो आपको पता है. ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो कभी भी प्लूरल वर्ब यूज नहीं होगा. ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, वॉज होगा, है ना. अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड वॉज वेस्टेड. दैट मीन्स फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी नीड टू बिकम स्ट्रिक्टर इफ वी विश टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज. अब थोड़ा सा 1 लाइनर से अगर 2 लाइनर हो जाता है क्वेश्चन तो ही करेक्टनेस की परसेंटेज कम हो जाता है. जैसे कि ये 71% एस्पिरेंट ने करेक्ट किया है. बट क्या ये होना चाहिए? क्या आपको इसका आंसर करने के लिए 30 सेकंड लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि ये पढ़ते ही, मतलब फर्स्ट लाइन में ही एरर है, पढ़ते ही आपको ये एकदम समझ में आ जाएगा
क्या कि द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी नीड, क्या नीड होगा? नहीं होगा, क्योंकि द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी नीड्स होगा, है ना, सिंगुलर है. दैट्स व्हाई नीड्स टू बिकम स्ट्रिक्टर इफ वी विश टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज. सो दैट्स व्हाई सी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिस इज ओनली द डिसेंट ड्रेस दैट आई हैव. तो इस सेंटेंस में एरर कहाँ पे है? ये सेंटेंस में एक्चुअली दो वर्ड का पोजीशन एक्सचेंज होगा. देखिए, द हम कब यूज करते हैं? टू डिफाइन एनी पर्टिकुलर थिंग. द एक डेफिनिट आर्टिकल है, तो कोई भी डेफिनिट चीज को हम आइडेंटिफाई करने के लिए हम द यूज करते हैं. और अगर कोई भी ऐसी कोई रैंडम चीज है जो ऐसे डेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट है, तो तब हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स दैट इज ए एंड यूज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि दिस इज ओनली द डिसेंट ड्रेस दैट आई हैव. मतलब बोल रहा है कि मेरे पास जो है वो यही एकमात्र डिसेंट ड्रेस है. तो दैट मीन्स मेरे पास एक ही डिसेंट ड्रेस है दैट इज डेफिनेट है. ठीक है, तो इसलिए ये जो पोजीशन है ओनली का, ये गलत है. ये इसका पोजीशन चेंज होकर इधर आएगा. मतलब हमारा जो सेंटेंस है वो होना चाहिए द ओनली डिसेंट ड्रेस. एकमात्र यही, सिर्फ यही डिसेंट ड्रेस है मेरे पास. ओके, दिस इज द ओनली डिसेंट ड्रेस दैट आई हैव. सो दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. No sooner had Kavya started her online class that the web connection was lost. तो ये क्वेश्चन हमने अभी कुछ क्वेश्चंस पहले ही किया था कि हम जानते हैं कि no sooner के साथ क्या होता है, then यूज होता है, एंड हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कर्सली इसके साथ, और मैं नहीं लिख रही हूँ, when यूज होता है ना. तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एकदम ठीक है, क्योंकि no sooner had काव्या स्टार्टेड एकदम करेक्ट है. हर ऑनलाइन क्लासेस, दैट नहीं होगा, यहाँ पे होगा देन. ओके, देन द वेब कनेक्शन वॉज लॉस्ट. दैट मीन्स फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट. समवन हैव वॉक्ड अवे विद माई अम्ब्रेला. तो इस सेशन के बिगिनिंग में कुछ क्वेश्चंस था, उसके रिगार्डिंग मैंने बोला था कि एवरीवेयर, एवरीथिंग, एवरीबडी, ये सब जो वर्ड्स है ये एक्चुअली इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करता है, बट एज अ होल. दैट्स व्हाई वी यूज हियर सिंगुलर वर्ब. ओके, सिमिलरली नॉट ओनली ईच एंड एवरी के साथ, लाइक समवन, समबडी, ऑल्सो नोबडी, नन, वन, मेनी, ऐसे टर्म्स होता है. ठीक है, मोर देन वन, ये सभी के साथ हम सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं. ओके, ये याद रखना, क्योंकि कुछ इस टाइप का क्वेश्चन में ही आपका कंफ्यूजन होता है. आप कंफ्यूजन रियलाइज करते हैं, क्योंकि समटाइम्स समझ नहीं आता है, एग्जाम के टाइम में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है. तो दैट्स वाई ये नोट करके रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. So everywhere, everybody, which are related to every and which are related to some, that is someone, somebody, no, ये सब actually singular verb यहाँ पे use होता है. Those are actually singular in meaning. That's why we will use here has, है ना. Someone has walked away with my umbrella. So second one is the correct option. Okay, next. The three of them shouted out to each another when the train started moving. अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, मतलब कुछ भी रूल भी ऐसा कुछ पता नहीं है, अगर आप इंग्लिश इतना भी पढ़ते हो, मतलब थोड़ा सा भी अगर हैबिट है, तो आपको पता है कि ईच के साथ अनदर तो नहीं आता है. ईच अदर होता है एंड वन अनदर होता है ना. तो ईच के साथ तो अनदर होगा नहीं, ये तो ऑलरेडी आप समझ ही चुके हो. बाकी एक्सप्लेनेशन अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं बता देती हूँ. द थ्री ऑफ देम शाउटेड आउट टू ईच अनदर. तो ईच अदर कब यूज होता है? जब हम दो लोगों की बात करते हैं तब हम ईच अदर यूज करते हैं. दैट इज दे लव ईच अदर. मतलब वहां पे दो इंसान का ही बात हो रहा है. ओके, दे लव ईच अदर. अगर मैं बोलती हूँ दे लव वन अनदर, दैट मीन्स देयर आर मोर देन टू पीपल. ओके, when more than two we use one another, when two people we use each other. So यहाँ पे already 3 है, that is more than 2 है, तो we will use one another. The three of them shouted out to one another when the train started moving. That means
Third one is the correct option. Next question. 3 hours will have passed when the bell will ring. अब ये पूरा जो सेंटेंस है ये फ्यूचर में होने वाला है, अभी तक कुछ भी हुआ नहीं, फ्यूचर में होने वाला है, एक कंडीशनल सेंटेंस है। क्या बोल रहा है कि 3 hours will have passed, 3 घंटा हो जाएगा, उसके बाद जाके ये बेल बजेगा। मतलब पहले कंडीशन क्या है कि ये 3 घंटा पहले होना है, ये 3 घंटा कवर हो जाएगा, 3 घंटा पास हो जाएगा, उसके बाद जाके ये बेल बजेगा। तो ये एक्चुअली एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मतलब अभी भी कुछ हुआ नहीं, फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, सो दैट्स वाई ये पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। पहले ये कवर होगा, पहले ये जो इवेंट है, ये इवेंट पहले होगा, ये फर्स्ट इवेंट है, ओके, उसके बाद जाके ये इवेंट होगा। So as the latter part, that is the second part, is conditional, it depends upon the first part. That's why it will be in simple present tense in nature. Okay? मतलब क्या होगा कि 3 hours will have passed when the bell rings. Okay? So that means fourth one will be the right answer. It will be rings. Okay? Next question. She has been a member of this club since its formation. अब यहाँ पे एक एपोस्ट्रोफी का ही एरर है, जो कि है यहाँ पे इट्स है। इट्स मतलब क्या है? इट इज, और ये इट हैज भी होता है। ओके, इट वॉज का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, मतलब इट वॉज को हम इट वॉज ही लिखते हैं, इसका कुछ ऐसे एपोस्ट्रोफी से नहीं लिख सकते। इट्स मतलब ये इट इज भी हो सकता है, इट हैज भी हो सकता है, बट यहाँ पे क्या इट्स होगा? नहीं होगा। सिंस इट्स फॉर्मेशन, ये इट्स होगा, यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफी है ये एपोस्ट्रोफी नहीं होगा, क्योंकि ये एक डिटरमाइनर है। ये बोल रहा है कि इसका फॉर्मेशन, दैट मीन्स ये क्लब का फॉर्मेशन जब हुआ है तब से ये उसका मेंबर है। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द क्लब, that's why we will not use here the apostrophe, it will be its formation. She has been a member of this club since its formation, that means B is the correct one. Next, the venue for the wedding have not been finalized yet. बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, एकदम आप पढ़ते ही समझ जाओगे, इसमें भी आपको 1 सेकेंड ही लगेगा करने के लिए। ठीक है, तो द वेन्यू क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्यों हैव होगा? नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हैज होगा, है ना। द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैज नॉट बीन फाइनलाइज्ड येट, दैट मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि दिस ज्वेलरी बॉक्स इज मेड फ्रॉम सिल्वर एंड इज एन एंटिक पीस। तो इसका आंसर करने से पहले एक बात बताना है कि ज्वेलरी ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, इसका भी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है, ज्वेलरी ज्वेलरी होता है। ठीक है, अब आते हैं हमारा क्वेश्चन में। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है मेड फ्रॉम सिल्वर। तो दो ही बहुत कॉमन फ्रेजल वर्ब है विथ मेड, दैट इज एक है मेड फ्रॉम एंड दूसरा है मेड ऑफ। अब ये कब कौन सा यूज होता है वो देख लेते हैं। कोई भी रॉ मटेरियल अगर मैन्युफैक्चर करने के बाद कुछ और बन जाए, मतलब वो रॉ मटेरियल जो था वो सेम नहीं रहा, अगर मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो चेंज हो जाता है तब हम मेड फ्रॉम यूज करते हैं। एंड अगर मैन्युफैक्चरिंग के आगे जो रॉ मटेरियल था, मैन्युफैक्चरिंग के बाद भी वो मटेरियल सेम ही रहा, देन हम ऑफ यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बोलती हूँ पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज, हमें पता है कि ट्रीज ही रॉ मटेरियल होता है पेपर का, बट ये मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद क्या ट्री रह जाता है? वो सेम रॉ मटेरियल रहता है? नहीं रहता है। ये तो पेपर एक अलग ही मटेरियल बन जाता है, एक अलग ही चीज बन जाता है। बट अगर मैं बोलूं कि द टेबल इज मेड ऑफ वुड, देन ये वुड रॉ मटेरियल था, ये वुड से ये टेबल बना हुआ है। अब ये वुड जो था रॉ मटेरियल भी तो सेम ही है ना, उसका शेप चेंज हो गया है बट वो मटेरियल तो सेम है, वो तो वुड ही है, वुड का ही बना हुआ एक फर्नीचर है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मेड ऑफ हम उस चीज में यूज करते हैं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग के बाद ये चेंज नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे हम
जो मटेरियल है उसका ओरिजिन को हम इंडिकेट कर रहे हैं कि ये इससे बना हुआ है, मतलब ये रॉ मटेरियल जो है ये चेंज हो गया, ट्री से चेंज होकर ये पेपर बन गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, ज्वेलरी बॉक्स का रॉ मटेरियल क्या था, ये सिल्वर था, सिल्वर रॉ मटेरियल था। ओके, अब रॉ मटेरियल से जब ज्वेलरी बॉक्स बन रहा है तो क्या कुछ और बन रहा है, नहीं, ये सिल्वर का ही एक बॉक्स है, एक ज्वेलरी बॉक्स है जो कि है सिल्वर का। तो दैट मीन्स ये रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के पहले जो था बाद में भी सेम ही है, सिर्फ उसका शेप चेंज हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या यूज होगा, ऑफ यूज होगा, जो यहाँ पे हमने पढ़ा है ना, ये ऑफ यूज होना चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पे फ्रॉम नहीं होगा, ये होगा ऑफ। द ज्वेलरी बॉक्स इज मेड ऑफ silver and is an antique piece. That means D is the correct option. Next, do you mind lending me your book for an hour? पहले का जो भी पोर्शन है, do you mind lending me, ऐसे पहले भी हमने पढ़ा था कि अगर start है, कुछ क्वेश्चंस पहले ही है शायद, start है, finish है, prefer है, keep, इसके साथ इसके बाद हम वर्ब का ing फॉर्म यूज करते हैं। देखिए ऐसे यहाँ पे भी है, डू यू माइंड लेंडिंग मी, ओके, ing फॉर्म है, ओके, बट यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद योर बुक फॉर अ आवर, बहुत ही सिंपल सा एरर है, क्योंकि हम एकदम चाइल्डहुड से ये पढ़ते हैं कि आवर के आगे एन होता है, क्यों, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ये वावल साउंड करता है, दैट्स व्हाई वी यूज एन बिफोर आर। ओके, अब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर आवर नहीं बोला कि 5 आवर्स लगेगा, इतना घंटा लगेगा, नहीं बोला, डेफिनेट नहीं है, दैट्स वाई इट इज इनडेफिनेट, दैट्स वाई विल यूज आइदर ए और एन। ये वावल साउंड कर रहा है इसलिए हम यहाँ पे एन यूज करेंगे, आ यूज नहीं करेंगे। दैट्स वाई डू यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर एन आवर, ये होगा। ओके, बी इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ओके, आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बाई 2 days। देखिए, आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क, इतना तक बिल्कुल करेक्ट है, इसके बाद ही कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, बाई 2 days, मैं चाहती हूँ कि आप 2 दिन के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट करें, तो क्या बाई 2 days होगा? अगर मैं बोलती बाई वेडनेसडे, मतलब वेडनेसडे के अंदर अंदर आपको ये काम खत्म करना है, तब हम यूज करते बाई। बट अगर मैं आपको बोलती हूँ कि 2 दिन के अंदर अंदर ये काम खत्म करना है, तब मैं यहाँ पे क्यों बाई यूज करूँ, तब मैं यूज करूंगी विदिन 2 days। बाई हम कब यूज करते हैं, जब ऐसे कोई इंडिकेशन है कि नॉट लेटर देन दिस पर्टिकुलर डे और दिस पर्टिकुलर टाइम और दिस पर्टिकुलर डेट। ओके, बट यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि मुझे 2 दिन के अंदर अंदर ये काम मैं चाहती हूँ कि तुम खत्म करो, तो तब हम यूज करेंगे विदिन। ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे बाय नहीं होगा, यहाँ पे विदिन 2 days होगा। आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क विदिन 2 days, दैट्स व्हाई ए फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो हमारा आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। इस बुक के अंदर लेवल वाइज क्वेश्चन है, ऐसे करके लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, ये तीनों लेवल में डिवाइड किया गया है इस बुक के हर एक चैप्टर को। तो इस सेशन में हमने लेवल 1 का 35 क्वेश्चंस खत्म किया है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लेवल 2 जो कि थोड़ा सा लेवल अप है, उसका कुछ क्वेश्चंस अराउंड 40 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आई होप कि इस सेशन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।